हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 2 है। आज से जो है इस चैनल पे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी। हो सकता है एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस ना आए कुछ दिनों तक, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, और काफ़ी जो इसमें डेटा है ना, आपको डेटा बहुत ज़्यादा याद करना होता है इस चैप्टर को हैंड्स में करने के लिए। ठीक है, तो डेटा काफ़ी ज़रूरी है इसमें, जैसे स्ट्रैचिंग फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो अगर आपको इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से टिप्स पे करना है, तो आपको जो है यहाँ पर डेटा जो है आईआर का, बहुत सारी डेटाज होती हैं। ठीक है, उनको आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ नहीं है, एक एनर्जी की फॉर्म ही है, एक तरह से हम कह सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट शोज वेव लाइक नेचर एंड प्रोपोगेट एज वेव मोशन। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो एनर्जी होती है, एक तरह से क्या होता है, एनर्जी होता है। और यहाँ पर जो है इसका जो ट्रैवल होता है, जो ये चलता है, प्रोपेगेट करता है, वो वेव के फॉर्म में होता है, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे वेव के फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। एक क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और एक क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। किसके होते हैं ये दो कंपोनेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो नाम में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी रेडिएशंस होती हैं जहाँ पर आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, और एक बात ध्यान रखें कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर इस तरह से 90 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, जो मैग्नेटिक, मान लो ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर वाला, तो जो ये वाला एक्सिस है आपका, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे से 90 का कोण बनाएंगे, या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो है, देख मैंने जो है यहाँ पर देखो, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, जो मैंने ग्रीन कर रखा, एक वेव तो ऐसे ऊपर जा रही है इस तरह से, ये जो ये वाली वेव है। ठीक है, और मैं अभी कलर चेंज करता हूँ, और एक वेव ना ये जा रही है जो मैंने ब्लैक से दिखाई है आपको। क्लियर है जी? अब यहाँ पर देखो आप कि ये जो ऊपर वाली वेव है, ये जो ऊपर वाली वेव है, ये जो ऊपर वाली ब्लैक मैंने करी है, ये ना आपका मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है जी? मैग्नेटिक फील्ड। और जो नीचे रेड मैंने शो करा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसमें दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो देखो, जब ये ना चलते हैं ना, ये इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ट्रैवल इस तरफ कर रही हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। मैं इस डायरेक्शन को मान लेता हूँ, आप कैसे भी डायरेक्शन मान लेते हो, आप इस तरह से मान लो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर जो देखो, जो मैंने ग्रीनिश पोर्शन कराया ना, ये ग्रीनिश पोर्शन, ठीक है, ये तो आपका बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये वैकेंट है, ये वाला, ये जो है वैकेंट, ये आपका बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इस वेव में आपको क्लियर नज़र आ रहा है। कैसे क्लियर नज़र आ रहा है? देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, E4 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये क्या है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो देखो यहाँ पे फिर से 90 बन रहा है,
यहाँ पे फिर से 90 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको मैग्नेटिक बोलूँ तो ये नीचे वाला इलेक्ट्रिक होगा, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऊपर वाला, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अगेन यहाँ पे 90 बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यहाँ पर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर डिफर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो बहुत सारी हैं, जैसे यूवी है, विजिबल है, नियर आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएट इनको हम एक दूसरे से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम जो वेरियस यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, फॉर एग्जांपल यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है जी। अब यहाँ पर जो है, अब मैंने यहाँ पे एक हल्का सा चार्ट आप लोगों के बनाया है। अब मैंने पहले ही बोला है ये चैप्टर डेटाबेस है, बहुत टफ नहीं है ये चैप्टर, ठीक है जी। यहाँ पे बस न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत हो, मोलर एब्जॉर्बिविटी को लेके एक न्यूमेरिकल है, वो भी मैं आपको करा दूंगा उस टाइप का, लेकिन ज़्यादातर आपको डेटाज याद रखने हैं, ठीक है। तो डेटाज कैसे याद रखने हैं, देखो यहाँ पर जो है यू बी विजिबल, ये EMRS का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, आप लिख लेना कॉपी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो देखो सबसे पहले है हमारे पास यूबी जो रेडिएशन होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ क्या होता है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। देखो वेवलेंथ ही होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है, तो दो वेव्स के बीच में, ये देखो ना, एक ये हाफ वेव, सेकंड हाफ वेव, एक पूरी वेव बोलेंगे इसको, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, इस पूरी को एक वेव बोलेंगे। तो इसके बीच यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। क्लियर है जी। तो वेवलेंथ अभी आगे आएगा टर्म्स जब मैं इसकी पढ़ाऊंगा। तो वेवलेंथ जो है यूवी की कितनी है, 200 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर। विजिबल रेडिएशंस की कितनी है, 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर। नियर आईआर, अब देखो आईआर के दो पार्ट है, एक फार आईआर एक नियर आईआर, ये भी क्या होते हैं मैं डिस्कस करता हूँ आगे, ठीक है। तो नियर आईआर की तो जो है 800 नैनोमीटर से लेके आपका है 25,000 नैनोमीटर, ठीक है। और वहीं आपका जो आईआर है उसकी है 25,000 नैनोमीटर से लेके 1.5 लाख नैनोमीटर, ठीक है जी। यहाँ पर जो फार आईआर है इसका है 1,50,000 नैनोमीटर, और जो उसकी मैक्सिमम रेंज है वो है 20 लाख नैनोमीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो माइक्रोवेव है हमारे पास, माइक्रोवेव जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इसकी वेवलेंथ है 30 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक, ठीक है, इतना इसका होता है क्या, वेव लेंथ। अब यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर मैं एक और बात आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव में भी दिया है कि 0.8 माइक्रोमीटर से लेके किसकी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर किसकी, नियर आईआर की। आईआर की कितनी होती है फिर, आईआर की होती है आपकी 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है जी। और जो फार आईआर होता है उसका होता है 15 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि इसको माइक्रोमीटर में क्यों हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब भी जो भी आईआर की वेव, अब जैसे यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रा मिलता है ना, इस तरह से स्पेक्ट्रा होता है मशीन में, इस तरह से होता है। तो क्या होता है कि इतनी बड़ी रेंज में ना ये कपल कर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको माइक्रोमीटर में जो है कन्वर्ट किया जाता है। खैर वो भी हम आगे देखेंगे, बस आप ध्यान रखें माइक्रोमीटर में इतना होता है। और जो ट्रांजिशन होते हैं हमारे पास यूवी में, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी विजिबल में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। आपका आईआर में भी वाइब्रेशनल होता है, और आपका माइक्रोवेव में भी क्या होता है, रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं। वाइब्रेशनल मतलब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे, रोटेशनल इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे, ठीक है।
रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं, जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है तो वो कहीं आगे जाके एक्साइट कर जाएगा। ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है आपका, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस on the right hand side of red region of electromagnetic spectrum is called infrared region of electromagnetic spectrum। देखो अभी मैंने वहाँ पे आपको IR पढ़ाया था, राइट हैंड साइड में था क्या IR, जस्ट इमेजिन करो माइक्रोवेव से पहले IR था। तो IR भी जो है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन। और ये ना आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में डिवाइड कैसे है, ये है पहला पार्ट आपका नियर IR। पहला पार्ट क्या है इसका, उसको आप क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेड रीजन में फॉल करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और ये जो इंफ्रारेड रीजन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। और जो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है वो करा है इसकी वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, वेवलेंथ के बेसिस पर हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो सबसे पहला जो है वो है नियर IR। नियर IR की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो होती है 800 नैनोमीटर से लेके 2500 नैनोमीटर, सॉरी 25,000 करना जी इसको, ठीक है, यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देना, 25,000 है वो, ठीक है। और माइक्रोमीटर बोले तो 0.8 माइक्रोमीटर टू 2.5 माइक्रोमीटर। फिर नेक्स्ट जो है IR इंफ्रारेड रीजन। IR का मतलब समझ रहे हो, इंफ्रारेड, इसी को IR बोलते हैं। यहाँ से I लो और यहाँ से R लो, इंफ्रारेड IR बन रहा है। और फार IR की जो IR की जो होती है वो होती है 25,000 नैनोमीटर से लेके 1,50,000 नैनोमीटर। वहीं हमारे पास जो फार IR होता है 1.5 लाख नैनोमीटर से लेके 20 लाख नैनोमीटर, या फिर हम इसको बोलते हैं 15 माइक्रोमीटर से लेके 200 माइक्रोमीटर, 200 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर ये तो आपको देखो मैंने तभी बोला था डेटा, इसका डेटा इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेते हैं, बताओ नियर IR की जो है वो वेवलेंथ रेंज कितनी है। ठीक है, तो बात ध्यान रखना। अब आता है आपका कि बेस्ड ऑन वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम। देखो विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन जो है जो ह्यूमन आई को दिखता है उसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसमें ये 7 कलर आते हैं विवग्योर, वायलेट, B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर जो है ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो देखो जो वायलेट होता है हमारे पास, वायलेट जो कलर है उसकी रेंज होती है वेवलेंथ की 400 से 420 नैनोमीटर। इंडिगो जो कलर होता है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष देखा उसी के कलर हैं ये। इंद्रधनुष जो है उसमें जो इंडिगो कलर है उसमें इंडिगो कलर की रेंज होती है 420 नैनोमीटर से लेकर 440 नैनोमीटर। ब्लू जो है उसकी होती है 440 नैनोमीटर से लेकर 490 नैनोमीटर। ग्रीन जो है उसकी होती है 490 नैनोमीटर से लेकर 570 नैनोमीटर। येलो की जो होती है वो होती है 570 नैनोमीटर से लेकर 585 नैनोमीटर। और जो आपका ऑरेंज कलर होता है उसका होता है 585 नैनोमीटर से लेकर 620 नैनोमीटर। और जो रेड होता है उसका होता है 620 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर। तो ये आपको बार बार रट्टा लगाना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, आपको याद ही करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब आती हैं कुछ टर्म्स। ठीक है जी, अब आती हैं कुछ टर्म्स, कुछ टर्म्स आती हैं यहाँ पर हमारे पास जो हमें पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं उसके बारे में देखना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला है एम्पलीट्यूड। क्या है सबसे पहला, एम्पलीट्यूड। तो देखो एम्पलीट्यूड में क्या होता है, एम्पलीट्यूड में देखो एम्पलीट्यूड में क्या है कि यार देखो मैं ना ये एक हमारी वेव है, क्या है ये, एक वेव। तो वेव की जो मैक्सिमम हाइट है, देखो मैं एक वेव ऐसे बना लूँ, यहाँ पे आपको लो रफ में बनाता हूँ। देखो एक एक हाइट तो ये भी, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी ना वेव की, ये मैक्सिमम हाइट है, ये तो छोटी हाइट है, थोड़ा और बढ़ गई, थोड़ा और बीच वाली जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है। इसी मैक्सिमम हाइट को, ठीक है, इसी मैक्सिमम हाइट को क्या बोला जाता है आपका, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं जैसे मान लो ये वेव मैंने बना दी है,
तो मैं एक यहाँ पे बना दूँ, एक ये, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड। तो किसी वेव की मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्लियर है जी? ये और ये आपका क्या हो गया एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है वेव लेंथ। तो देखो वेव लेंथ को आप ना लैम्बडा से डिनोट करते हैं, किससे? इससे, इसको लैम्बडा बोलते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ वन फुल साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ वन फुल साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, एक फुल साइकिल ऑसिलेशन का जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी डिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस आप इसे कर लेना, द डिस्टेंस ऑफ वन फुल साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, मतलब क्या है देखो, और पहले इसको समझो क्या है, किस किस में इसको हम जो एक्सप्रेस करते हो एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर पे, माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, इन सब में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर ध्यान रहे कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। एक नैनोमीटर, एनएम को बोलते हैं नैनोमीटर, उसमें होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और एक माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं कि वेवलेंथ होता क्या है। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये वेव बनाई है, ये एक फुल वेव है। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलेंगे आप एक फुल वेव। तो एक फुल वेव के फर्स्ट एंड से लेके सेकंड एंड तक, फर्स्ट एंड से लेके सेकंड एंड तक जो भी डिस्टेंस होगी, ये पहला एक वेव का ये फर्स्ट एंड है, ये इसका दूसरा एंड है, तो इसके बीच में ये जो भी डिस्टेंस होगी उसको आप बोलेंगे वेवलेंथ। तो किसी दो वेव के बीच में डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्लियर है? अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एनर्जी का जो है वेवलेंथ से रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, मतलब हमें जो है वेव को एनर्जी अगर ज़्यादा चाहिए वेवलेंथ, तो उसको कम रखना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हो कि मोबाइल टावर हर जगह होते हैं। एक मोबाइल टावर यहाँ पर है, ठीक है, तो नेक्स्ट मोबाइल टावर यहाँ पर होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से जो भी वेव चली है सिग्नल की, वो नेक्स्ट टावर उसको क्या करे, कैप्चर करे। क्योंकि अगर ये टावर ज़्यादा दूर होगा तो जो वेवलेंथ है वो कम हो जाए, वेवलेंथ क्या होगा, कम हो, वेवलेंथ धीरे धीरे कम होता है, सिग्नल जो है डाई होने लगता है, क्योंकि एनर्जी नहीं होती उतनी। तो इसलिए टावर लगाए जाते हैं जगह जगह पे। ठीक है, और उन टावर में रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी बेसिक टर्म है, ये पढ़ी हुई है आप लोगों ने, कि नंबर ऑफ वेव्स विच पासेस अ गिवन पॉइंट पर सेकेंड, इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। इसको हम हर्ट्स में दिखाते हैं। ठीक है, हर्ट्स में इसको शो करते हैं। तो देखो एक बात ध्यान दो, जैसे मान लो मैंने ना यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, मतलब मैंने बनाया कि यार चलो इसको एक पॉइंट माना जाए, ठीक है, और यहाँ से वेव्स को भेजा जाए, वेव्स को। तो मैं यहाँ पर क्लॉक लगा देता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर क्लॉक लगा देता हूँ, क्लॉक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मैं देखूँगा कि एक सेकंड में, 1 सेकंड ऑफ ए टाइम, एक सेकंड टाइम में इस पॉइंट से कितनी वेव्स इस तरह से निकली हैं, कितनी वेव्स निकली हैं इस तरह से। इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स निकली हैं, जितनी वेव्स एक सेकंड में इस पॉइंट से निकलेंगी वो होगा उस वेव का फ्रीक्वेंसी। क्लियर है जी? समझ आया? और यहाँ पर जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? न्यू, एन यू, न्यू, NEW वाला न्यू नहीं, NU, न्यू। ठीक है जी। और इसकी जो यूनिट होती है जिसमें हम इसे एक्सप्रेस करते हैं वो होती है हर्ट्स, यानी HZ। H ऐसे लिखना है और Z बेस में। क्लियर है? और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि हर्ट्स में से एक्सप्रेस करते हैं, और इसका एक और यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड। क्या होता है जी? साइकिल पर सेकेंड। आप ये भी लिख सकते हो, इसमें भी कभी कभी फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि फ्रीक्वेंसी,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। जो भी वेवलेंथ में एनर्जी, जो भी वेव एनर्जी कैरी कर रहा है, यानी इस वेव में जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच में, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये H होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल। ये J क्या है यहाँ पे? जूल। जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर वर्क। ठीक है, तो ये मैं तभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है? इससे कुछ ऐसा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बेसिक पूछेंगे। बस जो आपको याद करना है, वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं। तो यहाँ पर देखो, और ये न्यू क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी। और ई आपका होता है एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है जी, इसको आप बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है निकल रही है। अगर 3 वेव्स निकल रही है तो फ्रीक्वेंसी विल बी 3 हर्ट्स। अगर 4 वेव्स एक सेकंड में एक पॉइंट से होकर गुजर रही हैं तो फ्रीक्वेंसी विल बी 4 हर्ट्स या फिर 4 साइकिल पर सेकंड। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वेव नंबर पे, कि वेव नंबर क्या होता है। देखो, वेव नंबर भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही होता है, बस फ्रीक्वेंसी का हम इन्वर्स कर देते हैं। मान लो मैंने ये फ्रीक्वेंसी लिखी है तो इसका इन्वर्स कर दो, इसको हम न्यू बार से दिखाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स इज नोन एज वेव नंबर। ठीक है, तो न्यू के ऊपर क्या लगाओ? बार, इसको न्यू इन्वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। से फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लेंथ मान लेता हूँ 1 मीटर। क्या मान लेता हूँ जी? पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर ही तो होगा। ठीक है, 1 मीटर में यहाँ से मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है, इस 1 मीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं? ठीक है, इस 1 मीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, वो होगा वेव नंबर, यानी न्यू बार। क्लियर है? और जो ये वेव नंबर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। मतलब जितनी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी होगी वेव्स की, उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स इस एरिया में भी ज़्यादा होंगी। क्लियर है जी? अब हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी यानी न्यू की जो बात हम कर रहे हैं, और एनर्जी यानी ई की जो हम बात कर रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने प्लैंक्स, अब देखो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन, एक बात ध्यान रखना कि जो हमने भी जस्ट पीछे पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, उसको प्लैंक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, वहाँ से ये नाम आया प्लैंक्स इक्वेशन। यहाँ पर E क्या है, मैंने पीछे डिस्कस करा, एनर्जी है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो होता है C बाई लैम्डा। क्या होता है? C बाई, फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है C बाई लैम्डा। C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? C बाई लैम्डा। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या, मैंने क्या करा है कि इसको इक्वेशन 1 माना है। क्या माना है इसको? इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैं अगर न्यू की जगह ये रखूँ, ये न्यू है, इसकी जगह मैं इसमें C बाई लैम्डा रख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? H इंटू C बाई लैम्डा, यानी ये बनेगा। क्लियर है? तो बस ये इक्वेशन होती है, यही रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में? एनर्जी के बीच में। ठीक है, यहाँ पर C बाई लैम्डा की जगह क्या है? न्यू है। एंड E4 यहाँ पर एनर्जी है, C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा जो है यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, यानी दो वेव्स के बीच में डिस्टेंस। अब यहाँ पर ध्यान दें, वेलोसिटी एक टर्म आती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, डिफाइंड द डिस्टेंस, या फिर एज भी लगा लो, distance traveled by it in 1 second, it is denoted by C
इट्स एसआई यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो जो वेलोसिटी है ना वो हम डिफाइन करते हैं कि 1 सेकंड में, मान लो मैं एक पॉइंट बनाता हूँ और 1 सेकंड बोलता हूँ, तो 1 सेकंड में इन पॉइंट्स के बीच में कोई वेव कितना डिस्टेंस चलेगा उसको हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी, कितना चलेगा 1 सेकंड में, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, और इस वेलोसिटी को हम दिखाते हैं c से। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि जो ये c है ना, c ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है, यानी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे वीडियोस आती रहेंगी इस पे, तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। शेयर करें, और शेयर करें या ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हैप्पी ज़रूर रहें ज़िंदगी में, ठीक है। जो आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, सबसे बेस्ट आपके लिए वही है जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। और खुश रहिए, ज़िंदगी अनमोल है। थैंक यू।